हांगकांग और सिंगापुर ये दोनों आज के टाइम ग्लोबल सिटी मानी जाती हैं और ग्लोबल सिटी के साथ साथ ये शहर ट्रेडिंग हब भी मानी जाती हैं। माना जाता है कि यहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान होता है। फ्री सोच की वजह से हांगकांग आज के टाइम ग्लोबल सिटी बन के सामने आया है, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। 2047 में हांगकांग एक देश नहीं रहेगा, वो कम्प्लीटली चाइना का पार्ट बन जाएगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश एम्पायर जैसे इंडिया को कंट्रोल करती थी अपनी कॉलोनी बनाकर, हांगकांग को भी अपनी कॉलोनी बनाया था, जिसको वो एज ए पोर्ट सिटी के रूप में यूज करते थे अपने ट्रेड को फैलाने के लिए। ब्रिटिश एम्पायर पूरे चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाया था। 1948 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना अंडर कम्युनिस्ट पार्टी, तो उस टाइम हांगकांग पे ब्रिटेन का कंट्रोल था और ये कंट्रोल 1997 तक रहा। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग से जाने का फैसला लिया और अगर ब्रिटेन हांगकांग से जाता तो हांगकांग फिर से चाइना का पार्ट बन जाता। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जबकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश, जहां पे जनता को अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं है। हांगकांग में उसके उलट था, क्योंकि हांगकांग ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा तो उन्होंने वहां पे रहने वाले लोगों को लोकतंत्र की महत्व को समझाया और हांगकांग के लोगों ने इसको अपनाया। हांगकांग के लोग डेमोक्रेसी में यकीन करते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने चाइना के साथ एक डील किया, जिसको बोलते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। यानी हांगकांग रहेगा तो चाइना का पार्ट ही, लेकिन हांगकांग को स्पेशल स्टेटस मिलेगा अगले 50 सालों तक। यानी हांगकांग में जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है उसको चाइना खत्म नहीं कर पाएगा। हांगकांग को वहीं के लोग चलाएंगे, चाइना का इसमें कोई दखल नहीं होगा। और 2047 में इस डील के 50 साल पूरे होंगे और इसके साथ ही हांगकांग चाइना का पूरी तरह से पार्ट बन जाएगा और इसके पार्ट बनते ही चाइना का कानून हांगकांग पे लागू होगा। इसी वजह से अभी जो भी दुनिया भर से लोग आए और यहाँ पे अपने बिजनेस सेटअप किए, उनको अपने ऑफिस को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको शायद चाइना का सिस्टम पसंद ना आए। और उन लोगों में भारतीय भी शामिल है। बहुत से इंडियन हैं जो माइग्रेट करके गए थे हांगकांग में और उन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है। इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगापुर और दुबई जैसे शहर तैयार बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ हद तक वैसा ही सिस्टम है, इसीलिए इनको भी ग्लोबल सिटी बोला जाता है। लेकिन क्या हो अगर इंडिया इनको अपनी तरफ आकर्षित करे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास अभी कोई ग्लोबल सिटी नहीं है। जानता हूँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, हम ढोलेरा गिफ्ट सिटी बना रहे हैं स्मार्ट सिटी के रूप में, तो ये ग्लोबल सिटी कैसे नहीं हो सकते। दोस्तों, यहाँ पे हम शायद इंडियन ओरिजिन बिजनेस को आकर्षित कर भी ले, लेकिन जो बाहर के बिजनेसेस है जो हांगकांग से जाएंगे उनको कैसे आकर्षित करेंगे, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा कि अभी ढोलेरा गिफ्ट या फिर कोई भी इंडियन सिटी ग्लोबल सिटी क्यों नहीं है। नीति आयोग ये बात जानता है, इसीलिए इन लोगों ने 2021 में एक प्रपोजल दिया एक कोस्टल सिटी बिल्ड करने का फ्रॉम स्क्रैच। और इसके लिए जो लोकेशन चुना गया है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान में आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है लिटिल अंडमान। नीति आयोग ने इसी 707 किलोमीटर स्क्वायर आइलैंड को चुना है हांगकांग के रिप्लेसमेंट के रूप में। इस आइलैंड की लोकेशन इसको खास बनाती है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के रास्ते में पड़ता है। अगर यहाँ इंडिया कोई सिटी डेवलप करे तो इससे हम यहाँ पे एक ग्लोबल बिजनेस हब बना सकते हैं। ये आइलैंड इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बिजनेस हब के साथ इंडिया यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ा सकता है और ऐसी बातें चाइना जैसे देशों को अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये आइडिया बस यूं ही आ गया। एक्चुअल में इसका ओरिजिनल आइडिया तो 1970 का है। 1970 से पहले हमें यह अंदाजा हो गया था कि ब्रिटेन हांगकांग को छोड़ने वाला है और हांगकांग के चाइना में मिलने के बाद यहाँ के लोगों के जो बिजनेस है वो शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंडर काम नहीं कर सकते। इन लोगों में बहुत से इंडियन भी थे। इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की गई थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन उस टाइम जो आइडिया था उसकी लोकेशन और आज की नीति आयोग प्रपोज प्लान के लोकेशन में फर्क है। 1970 में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस सिटी के लिए चुना था ग्रेट निकोबार आइलैंड को, जो कि अगर आप मैप में देखें तो ये लिटिल अंडमान से नीचे है और साइज में भी ये लिटिल अंडमान से बड़ा है। उस टाइम इसका स्केल और वाइल्ड लाइफ को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पे फोकस नहीं किया
और इसकी जो दूरी थी मेनलैंड इंडिया से, वो भी एक वजह थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जो नीति आयोग का प्रपोजल है और जो 1970 का प्रपोजल था, उसमें बस फर्क है तो सिर्फ लोकेशन का, और जो चैलेंजेस थे वो आज भी सेम है। नीति आयोग के प्रपोजल में इस प्रोजेक्ट को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 में 102 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर होगा लिटिल अंडमान के ईस्ट कोस्ट में। इस एरिया को चुना गया है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एरो सिटी और टूरिज्म पॉइंट बनाने के लिए। जोन 2 में 85 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को चुना गया है फिल्म सिटी, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, टूरिज्म, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बिल्ड करने के लिए। और जो जोन 3 है वो नेचुरल जोन रहेगा, जिसमें फॉरेस्ट रिजॉर्ट, नेचुरल हीलिंग डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसके अलावा अंडर वाटर रिजॉर्ट भी बिल्ड किया जाएगा, गोल्फ कोर्स भी होगा। और जब एक ग्लोबल सिटी बन रहा है तो जाहिर सी बात है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा। अगर कुछ लोगों को लगता है कि इसका एरिया बहुत छोटा है, तो आपको एक कंपैरिजन से बताता हूँ कि सिंगापुर सिटी का एरिया 728 किलोमीटर स्क्वायर है और लिटिल अंडमान का एरिया 707 किलोमीटर स्क्वायर, यानी सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है दोनों आइलैंड में। लेकिन कुछ भी इतना आसान नहीं है, खास करके इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में। जाहिर सी बात है ये इतना आसान नहीं होने वाला। अगर आप मैप में देखें तो आपको ये पूरा एरिया ग्रीन मिलेगा, यानी ये पूरा एरिया 90% जंगल से कवर है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाएगा और इसीलिए बहुत से लोग अभी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि नीति आयोग विकास और एनवायरनमेंट के बीच में कैसे बैलेंस बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी चिंताएं नीति आयोग को पहले से ही बता दी है। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस नए कोस्टल सिटी के लिए लिटिल अंडमान आइलैंड सही रहेगा या फिर 1970 में प्रपोज किया गया ग्रेट निकोबार आइलैंड, या फिर आपको लगता है कि जो पुराने जंगल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस नए ग्लोबल कोस्टल सिटी को इंडिया के साउथ में किसी और लोकेशन में बिल्ड करना चाहिए। अब मैं आपको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो कि आप लोगों के मन में जरूर होगा कि ढुलेरा गिफ्ट या फिर कोई भी इंडियन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी क्यों नहीं बन सकते। दोस्तों, इसके लिए आपको पहले ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। शायद इसमें आपका व्यू दूसरा हो, जिसको आप लिख सकते हैं कमेंट में। ग्लोबल सिटी यानी जहां पे एक शहर के अंदर पूरी दुनिया बसती हो, जो हब हो ग्लोबल ट्रेड का। ऐसे शहर को ग्लोबल सिटी ही बोला जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दुबई एक ग्लोबल सिटी माना जाता है, ऐसा क्यों? जबकि किसी सऊदी के शहर को ऐसा नहीं बोला जाता। वो इसलिए क्योंकि दुबई में आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, जो कि आपको सऊदी के या फिर किसी मिडिल ईस्ट या फिर इंडिया में किसी भी शहर में नहीं मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि दुबई ने ऐसे कानून को लागू किया है जिससे दुनिया भर के लोगों को आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, यूएई एक इस्लामिक देश है और इस्लाम में दारू पीना बैन है, पोर्क खाना बैन है, बिना हिजाब के घूमना बैन है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि यूएई ने अपने कल्चर को किसी के ऊपर थोपा नहीं है। इन सब के बावजूद आप दुबई में बैठ के पोर्क मीट खा सकते हैं। यूएई की सरकार ने बहुत से लाइसेंस इशू किए हैं ताकि जो लोग पोर्क खाते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। भले ही ये इस्लाम में बैन है, लेकिन दुनिया के बाकी के रिलीजन और कल्चर में ये बैन नहीं है। दुबई में आप दारू भी पी सकते हैं, जबकि इस्लाम में ये बैन है। इवन दुबई के बीच में आप बिकिनी में भी वॉक कर सकते हैं और बिजनेस के लिए भी दुबई में अच्छे इंसेंटिव दिए जाते हैं। अगर जहाँ पे इतनी ज़्यादा आज़ादी हो, दुनिया के हर एक वर्ग का ख्याल रखा जाता हो, तो वो शहर ग्लोबल सिटी क्यों नहीं बनेगा। इस्लाम में आइडल वर्शिपिंग बैन है, लेकिन दुबई में आपको हिंदू मंदिर भी मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में ये सारे लिबरल रिफॉर्म मिसिंग थे, तो उस देश में लोग क्यों जाएंगे। अगर मैं गुजरात में आऊँ तो गिफ्ट और ढोलेरा आपको गुजरात में ही मिलेंगे, और गुजरात में आप दारू नहीं पी सकते, आप बीफ नहीं खा सकते। हालांकि हम हिंदू बीफ नहीं खाते, लेकिन दुनिया के बहुत से कल्चर में बीफ खाते हैं। इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता यह कहना, लेकिन यही रियलिटी है और ये प्रूवन फैक्ट है। ये हमने दुबई, हांगकांग में देखा कि कैसे आप हर एक कल्चर, ट्रेडिशन, फूड को ध्यान में रखते हुए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी शहर में, जिससे वो जगह ग्लोबल हब बन जाए। आपको दूर क्यों जाना, अपने गोवा स्टेट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। लोगों को शायद पता नहीं होगा,
गोवा में दारू भी पी सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं। गोवा उन गिने चुने राज्यों में है जहाँ पे बीफ बैन नहीं है। इवन कभी कभी जब बीफ की कमी होती है तो उसके लिए पड़ोसी राज्यों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर गोवा ये सब बैन कर दे तो सोचो गोवा के टूरिज्म सेक्टर पे कितना असर पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या फिर इससे अच्छा आइडिया हो सकता है ग्लोबल सिटी के लिए, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में।